नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज हम डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड यानी डीएफ से जुड़े कुछ बहुत जरूरी रूल्स को रिवाइज करेंगे। ये नियम एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के किस सेक्शन ने आरबीआई को डीएफ स्कीम 2014 बनाने का अधिकार दिया? Under which section of the Banking Regulation (BR) Act 1949 was the Reserve Bank of India (RBI) empowered to formulate the Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund) Scheme 2014? Option A. Section 26A. Option B. Section 24A. Option C. Section 26B. Option D. Section 24B. सही जवाब है ऑप्शन ए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 26A के तहत यह पावर दी गई थी। इसी पावर का इस्तेमाल करके आरबीआई ने द डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम 2014 को तैयार किया। मान लीजिए अगर सरकार को कोई ऐसा फंड बनाना हो जिसमें बैंकों के अनक्लेम्ड पैसे जा सकें, तो उसे पहले कानून में एक सेक्शन जोड़ना पड़ता है। सेक्शन 26A वही कानूनी आधार है। अगला सवाल डीएफ में क्रेडिट होने वाले फंड्स के प्रकारों के बारे में है। इनमें से कौन कौन से टाइप के अमाउंट अगर 10 साल या ज्यादा तक अनक्लेम्ड रहें तो डीएफ में क्रेडिट होते हैं? Which of the following types of amounts are credited to the DEA fund if they remain unclaimed for 10 years or more? 1. Credit balances from loan accounts after due appropriation by the banks. 2. Outstanding demand drafts and pay orders. 3. Balances in sundry deposit accounts and Vostro accounts. 4. Amounts outstanding against travelers' checks, which have no maturity period. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2 and 3 only. Option C. 2 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सही हैं। लोन अकाउंट्स के क्रेडिट बैलेंस, बकाया डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, सन्ड्री डिपॉजिट अकाउंट और वॉस्ट्रो अकाउंट ये सब फंड में जाते हैं। लेकिन ट्रैवलर्स चेक या ऐसे इंस्ट्र जिनकी कोई मैच्योरिटी अवधि नहीं होती, उन्हें इस नियम से बाहर रखा गया है। अगर कोई ग्राहक 10 साल पहले बना कोई पे ऑर्डर लेकर नहीं आया तो वो पैसा बैंक से डीएफ में चला जाएगा। अगला सवाल, कितने साल बाद अनक्लेम्ड डिपॉजिट इस फंड में ट्रांसफर होता है? किसी डिपॉजिट अकाउंट को कम से कम कितने समय तक इनऑपरेटिव रहना चाहिए ताकि उसका फंड डीएफ में ट्रांसफर किया जा सके? What is the minimum period an amount must remain unclaimed or a deposit account must be inoperative for the funds to be transferred to the Depositor Education and Awareness (DEA) fund? Option A. 5 years or more. Option B. 7 years or more. Option C. 10 years or more. Option D. 12 years or more. सही जवाब है ऑप्शन सी। यह समय सीमा 10 साल या उससे ज्यादा है। अगर कोई डिपॉजिट अकाउंट 10 साल तक ऑपरेट नहीं होता, यानी उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता, तो उसका बैलेंस डीएफ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसी तरह कोई भी दूसरा अमाउंट जो बैंक के पास 10 साल से ज्यादा समय से अनक्लेम्ड पड़ा है, उसे भी इस फंड में भेजना जरूरी है। सोचिए, किसी ने एक एफडी बनवाई और 10 साल तक उसे क्लेम नहीं किया, तो वो पैसा भी डीएफ में जाएगा। क्या आप जानते हैं कि यह स्कीम असल में किस तारीख को लागू हुई थी? डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम
2014 किस तारीख से लागू हुई थी? When did the Depositor Education and Awareness (DEA) Fund Scheme 2014 come into effect? Option A 24th May 2014. Option B 1st January 2014. Option C 1st April 2014. Option D 1st July 2014. सही जवाब है ऑप्शन ए। यह स्कीम 24 मई 2014 से लागू हुई थी। यही वह तारीख है जब इसे भारत के ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया गया था। मान लीजिए आरबीआई कोई नई स्कीम लाता है तो वह उस दिन से लागू मानी जाती है जिस दिन उसे गैजेट में प्रकाशित किया जाता है, जो इस केस में 24 मई 2014 थी। अगला सवाल है कि कौन सी चीजें डीईएफ में नहीं जाती? दस साल या ज्यादा तक अनक्लेम्ड रहने के बाद इनमें से किस एक को छोड़कर बाकी सभी अमाउंट डीईएफ में क्रेडिट हो जाते हैं? After remaining unclaimed for 10 years or more, all of the following amounts are credited to the DEA fund except Option A amounts outstanding against travelers' checks or other similar instruments which have no maturity period. Option B undrawn balance amounts remaining in any prepaid card issued by banks. Option C rupee proceeds of foreign currency deposits held by banks after conversion. Option D margin money against issue of a letter of credit or guarantee. सही जवाब है ऑप्शन ए। ट्रैवलर्स चेक या ऐसे ही दूसरे इंस्ट्रूमेंट जिनका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, उनसे जुड़े बकाया अमाउंट डीईएफ में क्रेडिट नहीं किए जाते। यह एक महत्वपूर्ण अपवाद है। जबकि प्रीपेड कार्ड के बचे हुए बैलेंस, फॉरेन करेंसी डिपॉजिट के बदले मिले रुपए और लेटर ऑफ क्रेडिट या गारंटी का मार्जिन मनी, ये सब 10 साल बाद फंड में ट्रांसफर होते हैं। अगर किसी ने प्रीपेड गिफ्ट कार्ड लिया और 10 साल तक पूरा इस्तेमाल नहीं किया तो बचा हुआ पैसा डीईएफ में जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 1 से 5 तक का रिवीजन करते हैं। डीईएफ स्कीम का अधिकार सेक्शन 26 से मिला। 10 साल पुराने डीडी, पीओ और वॉस्ट्रो अकाउंट फंड में जाते हैं। अनक्लेम्ड माने जाने की मिनिमम अवधि 10 साल है। यह स्कीम 24 मई 2014 को लागू हुई। बिना मैच्योरिटी वाले ट्रैवलर्स चेक इस फंड से बाहर हैं। बैंकों को 10 साल से इनऑपरेटिव या अनक्लेम्ड अकाउंट्स का पैसा डीईएफ में कब ट्रांसफर करना होता है? When are banks required to transfer the credit balances from 10-year inoperative or unclaimed accounts to the DEA fund? Option A on the last working day of the same month of completing 10 years. Option B on the first working day of the month subsequent to the month of completing 10 years. Option C on the last working day of the month subsequent to the month of completing 10 years. Option D at the end of the financial year in which the 10 years are completed. सही जवाब है ऑप्शन सी। बैंकों को यह फंड 10 साल पूरे होने वाले महीने के अगले महीने के आखिरी वर्किंग डे पर ट्रांसफर करना होता है। मान लीजिए किसी डिपॉजिट ने 10 अप्रैल को अपने 10 साल पूरे कर लिए, तो बैंक उस पैसे को अप्रैल के अगले महीने यानी मई के आखिरी वर्किंग डे पर डीईएफ में ट्रांसफर करेगा। यह नियम प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करने में मदद करता है। क्या आप जानते हैं कि जब प्रिंसिपल अमाउंट ट्रांसफर होता है तो उसके इंटरेस्ट का क्या होता है? जब कोई बैंक 10 साल पुराने अनक्लेम्ड डिपॉजिट को डीईएफ में ट्रांसफर करता है तो उस डिपॉजिट पर मिले ब्याज का क्या होता है?
When a bank transfers the amount from a 10-year unclaimed deposit to the DEA fund, what happens to the interest accrued on that deposit? Option A. Only the principal amount is transferred, interest is forfeited. Option B. The interest is transferred, but the principal amount is retained by the bank. Option C. The entire amount, including the accrued interest as on the date of transfer, is transferred. Option D. The interest is calculated and paid to the depositor separately before the principal is transferred. सही जवाब है ऑप्शन सी। बैंक को पूरी रकम यानी प्रिंसिपल अमाउंट और उस पर ट्रांसफर की तारीख तक का जमा हुआ ब्याज दोनों को डीईएफ में ट्रांसफर करना होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मूलधन ही भेजा जाता है। अगर किसी ग्राहक के सेविंग्स अकाउंट में 10,000 रुपए थे और 10 साल में उस पर 2,000 रुपए ब्याज बना, तो बैंक पूरे 12,000 रुपए फंड में ट्रांसफर करेगा। अगला सवाल, क्या ग्राहक डीईएफ में पैसा जाने के बाद भी उसे क्लेम कर सकता है? यहां दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला, कि ग्राहक पैसा ट्रांसफर होने के बाद भी क्लेम कर सकता है, और दूसरा, कि बैंक पहले ग्राहक को पे करेगा और फिर आरबीआई से रिफंड लेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Assertion A. A depositor can reclaim their unclaimed amount from their bank even after the bank has transferred the funds to the DEA fund. Reason R. The bank, upon receiving a claim, repays the depositor and then lodges a claim for an equivalent amount from the DEA fund maintained by the RBI. Option A. Both A and R are true, and R explains A. Option B. Both A and R are true, but R does not explain A. Option C. A is true, but R is false. Option D. A is false, but R is true. सही जवाब है ऑप्शन ए। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीजन असर्शन को सही समझाता है। डिपॉजिटर का अधिकार खत्म नहीं होता, वह बाद में भी अपने बैंक से पैसा क्लेम कर सकता है। जब कोई ग्राहक क्लेम करता है तो बैंक उसे पैसे चुका देता है। इसके बाद बैंक आरबीआई के पास मौजूद डीईएफ से उतने ही पैसे के रिफंड के लिए अपना क्लेम फाइल करता है। क्या डीईएफ से रिफंड क्लेम करने की कोई टाइम लिमिट होती है? डीईएफ स्कीम के तहत एक ग्राहक या डिपॉजिटर के लिए रिफंड क्लेम करने के लिए निर्धारित है। There is prescribed in the scheme for a customer depositor for claiming a refund from the DEA fund. Option A. A 3-year time limit. Option B. A 10-year time limit. Option C. No specific time limit. Option D. A 1-year time limit. सही जवाब है ऑप्शन सी। स्कीम में ग्राहक के लिए रिफंड क्लेम करने की कोई खास समय सीमा नहीं बताई गई है। इसका मतलब है कि अगर पैसा डीईएफ में ट्रांसफर हो भी गया, तब भी ग्राहक या उसका नॉमिनी कभी भी बैंक से उसे वापस क्लेम कर सकता है। अगर कोई ग्राहक 20 साल बाद भी अपने पुराने अकाउंट के वैलिड प्रूफ लेकर आता है, तो बैंक को उसे पैसे लौटाने होंगे। अगला सवाल, अगर कोई बैंक लिक्विडेशन में चला जाए तो ग्राहक को किससे संपर्क करना चाहिए? अगर कोई बैंक लिक्विडेशन में है यानी बंद हो रहा है, तो डिपॉजिटर को अपना अनक्लेम्ड अमाउंट जो डीईएफ में चला गया था उसे क्लेम करने के लिए किससे संपर्क करना चाहिए? In the event that a bank is under liquidation, who should a depositor approach to claim their unclaimed deposit amount that was previously transferred to the DEA fund? Option A. The Reserve Bank of India, RBI, directly. Option B. The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation,
Dikochk. Option C. The liquidator of the bank. Option D. The nearest operating branch of any public sector bank. सही जवाब है ऑप्शन सी। अगर कोई बैंक लिक्विडेशन में चला जाता है तो डिपॉजिटर को उस बैंक के लिक्विडेटर से संपर्क करना होगा। लिक्विडेटर वह अधिकारी होता है जिसे बैंक की असेट्स को बेचने और देनदारियों को चुकाने के लिए नियुक्त किया जाता है। मान लीजिए बैंक XYZ बंद हो गया तो ग्राहक सीधे RBI या DICGC नहीं जाएगा, बल्कि XYZ बैंक के लिक्विडेटर के पास अपना क्लेम फाइल करेगा। चलिए अब क्वेश्चन 6 से 10 तक का रिवीजन करते हैं। फंड अगले महीने के आखिरी वर्किंग डे पर ट्रांसफर होता है। प्रिंसिपल और ब्याज दोनों को फंड में ट्रांसफर किया जाता है। ग्राहक बैंक से क्लेम करता है और बैंक RBI से। मैक्रोमोलिक्यूल्स। ग्राहक के क्लेम करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है। बैंक लिक्विडेशन में हो तो लिक्विडेटर से क्लेम करें। अगर बैंक लिक्विडेशन में है और डिपॉजिट DICGC इंश्योर्ड था तो लिक्विडेटर इंश्योर्ड अमाउंट तक का क्लेम कैसे हैंडल करेगा? For a bank under liquidation, if a customer's deposit was covered by Dikochk at the time of transfer to the DEA fund, how does the liquidator handle the claim up to the insured amount? Option A. The liquidator first pays the depositor from liquidation funds and then claims reimbursement from the DEA fund. Option B. The liquidator instructs the depositor to file a claim with the Dikochk directly. Option C. The liquidator can claim an amount equivalent to the Dikochk insurance cover from the DEA fund and then make the payment to the depositor. Option D. The liquidator pays the depositor and claims the amount from the Dikochk, not the DEA fund. सही जवाब है ऑप्शन सी। अगर डिपॉजिट DICGC से इंश्योर्ड था तो लिक्विडेटर पहले DEF से उतना अमाउंट क्लेम कर सकता है जितना DICGC से मिलता और फिर वह पैसा डिपॉजिटर को दे देता है। मान लीजिए 5 लाख तक का इंश्योरेंस था तो लिक्विडेटर पहले DEF से 5 लाख क्लेम करेगा और फिर उस पैसे से ग्राहक को पेमेंट करेगा। लेकिन अगर क्लेम इंश्योरेंस कवर से ज्यादा हो तो क्या होगा? अगर इंश्योर्ड डिपॉजिट क्लेम जैसे 6 लाख, DICGC कवर जैसे 5 लाख से ज्यादा है तो उस ज्यादा अमाउंट जैसे 1 लाख को लिक्विडेटर कैसे हैंडल करेगा? For a bank under liquidation, if a Dikochk insured deposit claim, example 6 lakh, is more than the Dikochk insurance cover, example 5 lakh, how is the amount in excess of the cover, example 1 lakh, handled? Option A. The excess amount is forfeited by the depositor. Option B. The DEA fund pays the excess amount directly to the depositor. Option C. The liquidator pays the excess amount to the depositor first and then claims reimbursement for that excess amount from the DEA fund. Option D. The liquidator claims the excess amount from the DEA fund first and then pays the depositor. सही जवाब है ऑप्शन सी। जो अमाउंट इंश्योरेंस कवर से ज्यादा है, लिक्विडेटर उसे सिर्फ रीइंबर्समेंट बेसिस पर क्लेम कर सकता है। इसका मतलब है लिक्विडेटर को पहले अपनी जेब से ग्राहक को वह ज्यादा वाला अमाउंट जैसे 1 लाख पे करना होगा। पेमेंट करने के बाद वह उस 1 लाख रुपए के लिए DEF से रीइंबर्समेंट क्लेम करेगा। यह इस क्विज का आखिरी सवाल था।